आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश का संक्षिप्त इतिहास। मौर्य वंश जिसका शासनकाल 323 से 184 ईसा पूर्व तक रहा और इसी मौर्य वंश में सम्राट अशोक महान जैसे शासक भी हुए। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य जिनको भारत का प्रथम महान शासक कहा जाता है। तो ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर मौर्य वंश के विषय में हमको जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, मतलब कि मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत, इस पर थोड़ा सा नज़र हम लोग डाल लेते हैं। अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला ध्यान में रखेंगे चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के गुरु थे और कहीं ना कहीं मौर्य वंश के स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि चाणक्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य को जो मौर्य वंश के पहले जो नंद वंश के शासक शासन करते थे और नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, तो जो धनानंद था उसने चाणक्य को एक बार अपमानित किया था, जिससे क्रोधित होकर के चाणक्य ने प्रण लिया था कि वह नंद वंश का नाश कर देगा। और उसके बाद फिर चाणक्य जो है किसी ऐसे इंसान की खोज में थे जो उनके इस कार्य में सहायता कर सके। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से भेंट होती है और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य फिर तैयार करते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही नंद वंश जो नंद डायनेस्टी है, नंद वंश, उसका उन्मूलन होता है और मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र मतलब जैसे आज हम अर्थशास्त्र जो रुपया पैसा वाला टॉपिक होता है ना, अर्थशास्त्र, तो ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे, ये रुपया पैसा वाला ग्रंथ नहीं है, ये राजनीति से संबंधित ग्रंथ है और भारत में लिखा गया राजनीति पर यह पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसको किसने लिखा है? चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम भी हमको मिलते हैं जैसे कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो कई बार जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र या विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र ऐसे भी मिल जाता है। तो चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और बाद में मौर्य वंश के मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी थे, तो इनके अर्थशास्त्र से हमको जो है मौर्य वंश के विषय में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। उसके बाद अगला नाम याद रखना है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये जो विशाखदत्त है ये गुप्त कालीन था, गुप्तों के समय था विशाखदत्त। इसने जो है एक नाटक लिखा मुद्रा राक्षस, और इस मुद्रा राक्षस में किस तरह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का उन्मूलन किया और चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठा। तो ये सारा कुछ उल्लेख जो है हमको विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस नामक नाटक से देखने को मिलता है। अगला जो है अशोक के अभिलेख, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ, तो इसने जो है अपनी जो भी योजनाएं थी इसके, ये मतलब जो भी अपनी प्रजा को संदेश देना चाहता था वो अभिलेखों के माध्यम से देता था अशोक। तो वो जो अभिलेख है जो अशोक ने अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए खुदवाए थे, तो वो जो अभिलेख है आज भी जो है अस्तित्व में है और उन अभिलेखों के माध्यम से अशोक के समय की काफ़ी कुछ जानकारी हमको मिलती है। तो अशोक के अभिलेख भी मौर्य वंश की जानकारी के काफ़ी मतलब प्रमुख स्रोत हैं। उसके बाद देखिएगा विष्णु पुराण, जो हमारे हिंदू धर्म संबंधी जो ग्रंथ है ना विष्णु पुराण, उससे भी हमको मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिएगा सोमदेव का कथासरित सागर। सोमदेव का कथासरित सागर, इससे भी मौर्यों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी। उसके बाद तमिल साहित्य मामुल्लनार और पुरनसूर, ये जो है तमिल साहित्य है, तो इससे भी जो है मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब जो है साहित्यिक स्रोत में हम लोग शामिल कर सकते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कुछ बौद्ध धर्म और जैन धर्म ग्रंथों से भी मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करें तो दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महावंश, अच्छा ये दो बार हो गया ना, अच्छा महावंश टीका
और महाबोधि वंश, इन सब से भी जो है हमको मौर्य वंश के विषय में जानने को मिलता है। देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने भाई जैन धर्म अपनाया हुआ था, अशोक उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, और अशोक के जो उत्तराधिकारी हुए उनमें से कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, कुछ जैन धर्म के अनुयायी थे। तो ऐसे में इन दोनों ही धर्म ग्रंथों में इस वंश के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया था। जैन धर्म ग्रंथ की बात करें तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इन दोनों जैन धर्म ग्रंथों से हमको मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसका भी आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा कुछ विदेशी स्रोत, क्योंकि इस समय ना हमारे भारत में काफ़ी सारे विदेशियों का आना जाना लगा हुआ था। जैसे कि एक नाम जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत के रूप में रहा करता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ना सेल्यूकस जो हिंद यवन शासक था उसको पराजित किया। बाद में फिर सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा था। तो ये जो मेगस्थनीज था ये काफ़ी समय तक पाटलिपुत्र में रहा और काफ़ी कुछ देखा। तो इसने भारत में जो भी कुछ देखा उसको जो है अपने यात्रा वृतांत में लिखा, पुस्तक में लिखा, जिसको हम लोग इंडिका के नाम से जानते हैं। इंडिका, हालांकि ये जो इंडिका है इसकी मूल प्रति आज तक प्राप्त नहीं हो सकी है, लेकिन इस पुस्तक के जो उद्धरण हैं वो बाद के काफ़ी सारे इतिहासकारों ने, काफ़ी सारे लेखकों ने जिन्होंने भारत के संदर्भ में लिखा, उसमें जो है इंडिका के उदाहरण स्थान स्थान पर दिए हुए हैं। तो उससे काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। सिकंदर के समकालीन कुछ लेखक, देखो सिकंदर जिसने 326 ईसा पूर्व भारत पर अटैक किया था, तो इसके साथ कुछ इतिहासकार, कुछ लेखक आए हुए थे। तो उन्होंने भी जो है उस समय के भारत के विषय में लिखा था कि किस तरह से नंदों का पतन हुआ और किस तरह से मौर्य वंश का उत्थान हुआ। तो नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये 3 नाम याद रखना है। और ये जो तीनों नाम है ना, ऐसे भी पूछा जाता है कि सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक, इतिहासकार या फिर विद्वान भारत आए थे। तो अरिस्टोबुलस, नियार्कस, आनेसिक्रिटस, तो ये 3 नाम आप ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा स्ट्रैबो, ये भी पश्चिमी इतिहासकार थे प्राचीन समय के। डियोडोरस, ये यहाँ नहीं होना था, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क एवं जस्टिन, ये सब भी जो है उस समय के इतिहासकार थे या फिर कुछ समय बाद के। उसके बाद देखिएगा कुछ विदेशी राजदूत, जैसे कि एक तो मेगस्थनीज हो गया जो विदेशी राजदूत था। मेगस्थनीज के अलावा और भी विदेशी राजदूत थे, जैसे कि डायोनिसियस और डायमेकस, तो ये भी जो है विदेशी राजदूत थे जो कि मौर्य वंश के समय भारत आए हुए थे। इसके अलावा कुछ चीनी यात्री हैं जिन्होंने मौर्यों के बारे में लिखा, जैसे कि फाहियान है जो कि गुप्त काल में आया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच। उसके बाद वेनसोंग है जो कि 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था। इत्सिंग, ये भी 7वीं 8वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था। तो इन्होंने जो है मौर्य शासकों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो इनसे हमको जो है मौर्यों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। बात करें पुरातात्विक स्रोत की, जो पुरातात्विक स्रोत क्या क्या मिला है, तो अशोक के अभिलेख, ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद देखिएगा पटना के निकट कुम्हरार एवं बुलंदी बाग से चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद मिला है। राजप्रसाद मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के कुछ अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। कहाँ? पटना जो कि आधुनिक बिहार की राजधानी है, और पटना जो है प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। पाटलिपुत्र जिसकी स्थापना हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा किया गया था और उसको अपनी राजधानी बनाई। कालांतर में 16वीं शताब्दी के मध्य दशक में शेर शाह सूरी, उसने क्या किया, इस पाटलिपुत्र जो कि उस समय तक बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, तो शेर शाह सूरी ने क्या किया, पाटलिपुत्र जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था उसको फिर से पटना के रूप में विकसित किया, जिसको आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र ही आज पटना है। और उसी पटना से एक पटना के निकट कुम्हरार करके कोई गाँव है, तो वहाँ से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद का अवशेष प्राप्त हुआ है। बात करते हैं मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसका शासनकाल था 323 से 298 ईसा पूर्व। तो देखते हैं भाई इसके शासन में क्या कुछ हुआ था।
तो शासनकाल भी ध्यान रखना है, 323 में इसने जो है सत्ता प्राप्त की थी। तो इसके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य जिनका नाम मैंने बताया कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी मिलता है। वही किस्सा जो मैंने शुरू में बताया कि चाणक्य को नंद शासक ने अपमानित कर दिया और चाणक्य ने जो है बिल्कुल कसम खा ली कि मैं तुमको बर्बाद करके रख दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से उन्होंने जो है नंद वंश का उन्मूलन किया। उत्पत्ति, जो मौर्य मतलब कि मौर्य कौन थे, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन सी जाति से थे, तो इसको लेकर के काफ़ी मतभेद है। तो जो ब्राह्मण साहित्य है, मतलब जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हम बोल सकते हैं, तो ब्राह्मण साहित्यों में ना मौर्यों को शूद्र कहा गया है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जो मौर्य शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि संस्थापक थे मौर्य वंश के, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, उन्होंने आजीवक संप्रदाय को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद अशोक के जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने भी किसी ने जैन धर्म को अपनाया, किसी ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इस काल में मतलब कि मौर्य काल में कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण धर्म था वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता चला गया। हालांकि विलुप्त तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण धर्म है उसकी उन्नति, उसकी प्रगति कहीं ना कहीं अवरुद्ध अवश्य हुई। और जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वो काफ़ी फले फूले। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के जो शासक थे वो धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर थे, धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा सहिष्णु थे। इन्होंने सभी धर्मों को फलने फूलने का उचित अवसर दिया। लेकिन वही है ना भाई, जो शासक जिस धर्म को संरक्षण देगा, जिस धर्म को राजा मानेगा, तो वो जो है ज़्यादा फलेगा फूलेगा। तो इस काल में कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म को आघात पहुंचा। तो इसी कारण से शायद इन्होंने जो है मौर्यों को शूद्र कहा है ब्राह्मण साहित्य में। उस वक्त देखिएगा बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में इनको क्षत्रिय कहा गया है। जो बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ हैं इसमें इनको क्षत्रिय कहा गया है। जो विशाख दत्त जिसने मुद्रा राक्षस लिखा है ना, उसमें मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। और वृषल शब्द का मतलब होता है निम्न कुल से उत्पन्न। ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद देखिएगा जो यूनानी स्रोत हैं, यूनानी जो उस समय पश्चात जो यूनान हो गया, ग्रीक जिसको बोलते हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे जो विद्वान यहाँ आ रहे थे, जैसे मेगस्थनीज खुद आया, डाईमेकस, डायोमेकस, ये सारे कुछ सारे राजदूत आते गए ना, तो इन्होंने भी इनके बारे में लिखा। तो यूनानी स्रोतों में साधारण कुल का बताया गया है मौर्यों को, साधारण कुल का, कि कोई बहुत बड़े कुल के नहीं है। पीपली वन एक वो था, ये क्या कहते हैं, गणराज्य पीपली वन। तो पीपली वन के मौर्य वंश से संबंधित माना जाता है। जो मौर्य हैं इनको ना पीपली वंश के मौर्य, पीपली वन में मौर्य वंश के लोग शासन करते थे, तो उन्हीं से इनका संबंध जोड़ा जाता है, मौर्यों का संबंध। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम। देखो क्या है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इनके बहुत सारे अलग अलग नाम मिलते हैं। भारत में तो ठीक है, भारत में इनको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन उस समय पश्चिमी देशों के, जो यूनान से उस तरफ के जो काफ़ी सारे जो लेखक वगैरह आते थे ना, तो वो लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ अलग ही नामों से वो बुलाया करते थे। जैसे कि यूनान में सिंधु नदी को क्या बोला जाता है, इंडस बोला जाता है। तो वैसे ही यहाँ के अलग अलग नामों को ना वो लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने कुछ अलग ही नाम दे दिया था। जैसे कि भारतीयों ने अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर था ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अलेक्जेंडर को भारतीयों ने क्या बोला, सिकंदर। बिल्कुल वैसे ही चंद्रगुप्त को मौर्यों ने अलग अलग नाम दे दिए। किसने क्या नाम दिया ये अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि स्ट्रैबो और जस्टिन, स्ट्रैबो और जस्टिन, इन्होंने क्या बोला चंद्रगुप्त मौर्य को, सेंड्रोकोटस। क्या बोला, सेंड्रोकोटस। एरियन और प्लूटार्क, इन दोनों ने बोला एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस। फिलार्कस, इसने बोला सेंड्रोप्टस, सेंड्रोप्टस। स्ट्रेबो, इसने बोला पालीब्रोथस, पालीब्रोथस। पालीब्रोथस का मतलब होता है पाटलिपुत्रक। तो ये ध्यान में रखेंगे किस इतिहासकार ने, ये सब उसी जमाने के इतिहासकार थे या उसके 100-150 साल बाद के इतिहासकार। तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इन नामों का प्रयोग किया। अच्छा, इनमें से जो सेंड्रोकोटस है ना, पहला वाला, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और काफ़ी स्थानों पर यूनानी स्रोतों में ये नाम देखने को मिलता है। तो बहुत समय तक ना ये जो सेंड्रोकोटस है ये कहाँ का राजा है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतिहासकार कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन एक इतिहासकार, अंग्रेज इतिहासकार जिसका नाम था सर विलियम जोन्स, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े हुए थे,
तो सर विलियम जोन्स वह पहला व्यक्ति था, पहला इतिहासकार था जिसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की कि भाई ये जो सेंड्रोकोटस यूनानी स्रोतों में बार बार इसका जिक्र होता है, ये और कोई नहीं भारत का चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यह किसने प्रतिपादित किया, किसने सिद्ध किया? तो सर विलियम जोन्स ने। ये भी काफी बार पूछा गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम अभिलेखीय प्रमाण रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके बारे में प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, मतलब कि किसी अभिलेख में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख जो भारत में प्राप्त हुआ हो तो वो ना रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। रुद्रदामन ये कौन था भाई? ये एक शक शासक था। शक जो कि भारत में आए हुए थे, अटैक किए थे ना, शक आक्रमणकारी थे और भारत में ही बस गए थे। तो शक महाक्षत्रप था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने गुजरात के जूनागढ़ में एक अभिलेख जारी करवाया जिसमें उसने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख किया है। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस के साथ युद्ध, मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ। तो ये युद्ध जो है ना 305 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो हिंदू कुश पर्वत की सीमा पर, जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है वहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस जो है सिकंदर, जिसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, उसका सेनापति था सेल्यूकस। सिकंदर तो मर जाता है लेकिन जो उसका सेनापति होता है सेल्यूकस, वो जो है सिकंदर के राज्य के बहुत बड़े हिस्से पर खुद अधिकार कर लेता है और खुद राजा बन बैठता है। उसके बाद जब सेल्यूकस अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है तब उसके मन में आता है कि मेरा जो मालिक था सिकंदर, वो भारत को जीतना चाहता था, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। चलो ठीक है, मैं पूरी दुनिया को तो ना सही लेकिन भारत को तो जीत लूँ, जहाँ तक मेरे स्वामी ने अधिकार किया था उसके आगे के क्षेत्र को भी मैं जीत लूँ। तो इसी उद्देश्य से सेल्यूकस जो है भारत पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर सेल्यूकस उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था ना, उस समय का जो भारत था, विशेष करके जो पश्चिमोत्तर भारत था, वो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। लेकिन वर्तमान समय का, मतलब सेल्यूकस के समय का जो भारत था भाई, वो एक साम्राज्य बन चुका था। पूरे भारत में, पश्चिमोत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूरे भारत में मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका एक छत्र साम्राज्य कायम हो चुका था। तो यहाँ पर जैसे ही सेल्यूकस ने भारत पर अटैक किया हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पर, तो उसको छोटे छोटे सेनाओं से नहीं, एक बड़े संगठित सेना से मुकाबला करना पड़ा था जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी। और यहाँ पर सेल्यूकस जो है बुरी तरह से हार जाता है और सेल्यूकस को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है और सेल्यूकस जो है संधि करने के लिए तैयार हो जाता है, समझौते के लिए तैयार हो जाता है। और सेल्यूकस जो है अपनी बेटी जिसका नाम था हेलेना, उसका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। साथ ही साथ मेगस्थनीज नामक दूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज देता है, वही मेगस्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा ये जो सेल्यूकस है ना, इसने अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिसदाई जैसे काफ़ी सारे क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी सेल्यूकस, जो कि अब उसका ससुर बन चुका है, उसको खुश करने के लिए ना 500 हाथी गिफ्ट करता है। लो ससुर जी गिफ्ट, इस टाइप से। अब चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की बात करें, इसके साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो एक तो उत्तरापथ कहलाता था, उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, ये पश्चिमोत्तर भारत वाला हिस्सा था, वो उत्तरापथ कहलाता था। उसके बाद दक्षिणापथ, जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणापथ कहलाता था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। उसके बाद अवंतिका, ये मध्य वाला भाग था अवंतिका, जिसकी राजधानी थी उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में ना उज्जैन, वो वाला उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर। उस वक्त प्राची, प्राची जो है ये मगध वाला क्षेत्र कहलाता था, जो आज का बिहार है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, इस तरफ का जो भाग है वो प्राची कहलाता था। और इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, और संपूर्ण साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र होती थी। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। इसके बाद जो अशोक है वो फिर जोड़ देगा कलिंग को। आगे बढ़ते हैं, बात करें कुछ और चीज़ों की जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सौराष्ट्र के गवर्नर
पुष्यगुप्त। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ना जो सौराष्ट्र, आज का जो गुजरात है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। तो सौराष्ट्र का गवर्नर मतलब वहाँ का प्रांतपति जिसका नाम था पुष्यगुप्त, उसने जो है चंद्रगुप्त के निर्देश पर गुजरात के गिरनार की पहाड़ी पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। और यह जानकारी कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। पीछे मैंने बताया रुद्रदामन के बारे में। उस पर देखिएगा, विशाल साम्राज्य पर शासन करने वाला चंद्रगुप्त भारत का पहला शासक था। इसके पहले चाहे वो नंद हो, चाहे वो शिशुनाग हो या हर्यक हो, उनका साम्राज्य बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था जितना कि चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण कर लिया। जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, अपने जीवन के आखिरी समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। किसके प्रभाव में आकर? तो भद्रबाहु के प्रभाव में। दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से देह का त्याग कर देते हैं। तो यहाँ पर हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। जिन शब्दों को मैंने यहाँ पर मार्क किया है ना, तो देखिएगा, दक्षिण भारत, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो दक्षिण भारत में उनकी डेथ होती है। खुद वो संलेखना विधि से अपनी मृत्यु को स्वीकार कर देते हैं। तो दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में, दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर, यह भी पूछा गया है, 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से देह का त्याग कर दिया। संलेखना विधि में क्या होता है कि जो व्यक्ति है जो ये तपस्या करता है, वो भोजन वगैरह सब कुछ त्याग देता है और अपने शरीर का परित्याग कर देता है। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। ये भी ध्यान रखेंगे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हुआ था। आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं बिंदुसार के बारे में, जिसका शासनकाल था भाई 298 से 273 ईसा पूर्व। कई कई पुस्तकों में आपको 274 या फिर 272 भी देखने को मिल सकता है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बात करें इसके अन्य नामों की, तो देखो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग नाम मिलते हैं ना, वैसे ही बिंदुसार के भी अलग अलग नाम मिलते हैं। तो इसको अमित्रोकेड्स बोला गया है, अमित्रोकेड्स। अमित्रोकेड्स, इसका हिंदी में मतलब होगा संस्कृत में अमित्रघात। काफ़ी बार पूछा गया है किस शासक को अमित्रघात कहा गया है, तो यूनानी लेखों में ना इसको अमित्रघात कहा गया है, मतलब कि अलिट्रोकेड्स यूनानी लेखों में या फिर यूनानी लेखकों के द्वारा। उस बाद अलिट्रोकेड्स, अलिट्रोकेड्स ये स्ट्रैबो ने बोला है। भद्रसार, वायु पुराण में इसको भद्रसार बोला गया है। सिंहसेन, जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन बोला गया है। एक दंडी, आजीवक संप्रदाय द्वारा इसको जो है एक दंडी बोला गया है। जो बिंदुसार था ना, उसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया हुआ था और इसका जो पिता था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने जैन धर्म को अपनाया हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे। काफी बार ये पूछा गया है कि कौन सा मौर्य शासक आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था। अगला पॉइंट है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहला, उसके जो पहला है उसने अशोक को भेजा, फिर सुसीम को। देखो जो तक्षशिला है जो कि उत्तरापद की राजधानी थी, वहाँ पर 2 बार विद्रोह हुए इसके समय में। पहली बार उसने किसको भेजा? अशोक को भेजा। दूसरी बार उसने सुसीम को भेजा। ये दोनों इसके बेटे थे। अशोक इसका बड़ा बेटा था, सुसीम भी इसका एक बेटा था। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? दिव्यावदान से। इसके बाद देखिएगा, इसे 2 सागरों का विजेता कहा जाता है। मतलब इसने एक तरफ अरब सागर का इसका जो साम्राज्य था, एक तरफ अरब सागर को भी छूता था और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी को भी छूता था। इसी कारण इसको जो है 2 सागरों का विजेता कहा गया, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अगला देखिएगा, प्लिनी। प्लिनी एक यूनानी इतिहासकार था। तो प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय, जिसको फिलाडेल्फस भी बोला जाता है, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, तो इसने जो है अपना राजदूत डायोनिसियस को मौर्य दरबार में भेजा था। किसको? डायोनिसियस को। एक बार फिर से देखिएगा, जो प्लिनी है इसने बोला है कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डायोनिसियस को इसके दरबार में भेजा, बिंदुसार के दरबार में। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, स्ट्रैबो के अनुसार
पहला प्लिनी के अनुसार था, दूसरा स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम ने अपना राजदूत डाइमेकस को भेजा इसके दरबार में। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसको किसने भेजा था, तो अच्छे से याद रखना इसको। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो बिंदुसार है इसने सीरिया के शासक से 3 चीज़ों की मांग की। ये जो सीरिया का शासक था ना एंटीयोकस, इससे 3 चीज़ों की डिमांड की। पहली चीज़ थी मीठी मदिरा, दूसरा था सूखी अंजीर और तीसरा था दार्शनिक। तो ये जो सीरिया का शासक था इसने मीठी अंजीर तो भेजी, मदिरा भी भेजी, सूखे अंजीर भी भेजे, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। मतलब कि शराब भेजा, अंजीर भेजा, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। मतलब इसको लगा कि अगर मैं दार्शनिक भेजूंगा तो दार्शनिक जाके उसको कुछ उल्टा पुल्टा पट्टी पढ़ा देगा और वो मेरे ऊपर अटैक कर देगा, ऐसा कुछ सोचा होगा। खैर ऐसा तो नहीं हुआ होगा, जो भी हो इसने दार्शनिक नहीं भेजा। अब हम लोग बात करते हैं अशोक के बारे में। बिंदुसार के बारे में बस इतनी ही चीज़ें थी, अशोक के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक जिसका समय है 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासनकाल, देखते हैं इसके बारे में। तो अशोक जो है 372 या कई सारे पुस्तकों में आपको 373 भी मिलेगा, 1 साल का अरक फरक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अशोक जो है सिंहासन रूढ़ हुआ 372 ईसा पूर्व में, या फिर इसको हम लोग 273 या 272। तो अशोक जो है 272 या फिर 273 ईसा पूर्व में सिंहासन रूढ़ हुआ। सिंहासन रूढ़ होने का मतलब सिंहासन पर बैठना। तो इसने जो है 273 में गद्दी पर बैठ गया, लेकिन इसका राज्याभिषेक जो है 4 वर्ष के बाद हुआ 269 ईसा पूर्व में। तो गद्दी में बैठने और राज्याभिषेक होने में इतना समय क्यों लगा? तो देखिए गद्दी में तो ये बैठ गया जैसे तैसे करके, लेकिन इसके जो भाई थे वो अभी भी अड़ंगा डाल रहे थे, मतलब 273 ईसा पूर्व में। तो इसको अपने भाइयों से निपटने के लिए 4 वर्ष का समय लग गया। इसीलिए ये 273 ईसा पूर्व में गद्दी में तो बैठ गया था, लेकिन राज्याभिषेक इसने जो है अपने सभी भाइयों को ठिकाने लगाने के बाद 269 ईसा पूर्व में किया। तो इसके विषय में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। इसके जो पिता थे बिंदुसार, उनके 100 पुत्र थे ऐसा कहा जाता है, जिनमें से एक अशोक भी था। और अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा और खुद जो है सत्ता प्राप्त किया, ध्यान रखेंगे। इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी। इसकी पत्नी थी, एक थी देवी जो कि विदिशा के व्यापारी की बेटी थी, दूसरी थी कारुवाकी जो कि कलिंग की राजकुमारी थी। आप लोगों ने मूवी देखी होगी अशोका, उसमें कलिंग की राजकुमारी का कैरेक्टर करीना कपूर ने प्ले किया था। पता नहीं उसका नाम कारुवाकी था या क्या था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कारुवाकी जो कि कलिंग की राजकुमारी थी। और कारुवाकी का जिक्र ना अशोक के अभिलेख में भी मिलता है, और अशोक के अभिलेख में उसकी एकमात्र पत्नी का उल्लेख मिलता है जो कि एक कारुवाकी है, और एक बेटे का उल्लेख मिलता है तीवर, ध्यान रखेंगे। संतान महेंद्र, जिसको अशोक ने श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। संघमित्रा इसकी बेटी थी, इसको भी अशोक ने श्रीलंका भेज दिया था। और ये जो तीवर है ये कारुवाकी का बेटा था, जिसका उल्लेख अशोक के एक अभिलेख में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, देखो जो चाणक्य थे ना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो चाणक्य के विषय में कहा जाता है कि जो चाणक्य हैं वो अशोक के समय भी थे। मतलब कि अशोक के समय के शुरुआती कुछ समय तक रहे, अशोक के शासनकाल के शुरुआती कुछ वर्षों तक रहे, ऐसा कहा जाता है। और चाणक्य ने 3 राजाओं का शासनकाल देखा था। चाणक्य के उत्तराधिकारी राधागुप्त हुए, और ऐसा कहा जाता है कि जो राधागुप्त है उसने अशोक को सत्ता प्राप्त करने में काफ़ी हेल्प की थी, और यही कारण है कि अशोक ने उसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया। कलिंग विजय, जो अशोक था ना, सम्राट अशोक, जिसकी गणना महान शासक में की जाती है, तो इसने केवल एक ही विजय प्राप्त की थी, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके दादाजी, तो उन्होंने लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया था, केवल कलिंग बचा हुआ था। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक अगर हम लोग 269 ईसा पूर्व को माने तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग विजय के पश्चात ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो कलिंग युद्ध था उसमें भयंकर मारकाट हुआ, काफ़ी सारे लोग मारे गए। तो ये सारा कुछ देख करके अशोक जो है काफ़ी द्रवित हो उठा, और उसने जो है कभी भी युद्ध न करने का प्रण लिया।
आगे बढ़ते हैं। अशोक शासक बनने से पहले अवंती का उपराजा था। काफी बार पूछा गया है अपने पिता के समय में ना, जब इसके पिता बिंबिसार का शासन था तो उस समय सॉरी बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, माफी चाहूंगा, बिंबिसार वो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। तो अशोक शासक बनने से पहले अपने पिता बिंदुसार के समय अवंती का उपराजा था। अवंती ध्यान रखेंगे, जो अवंती है ना जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तो वहाँ का उपराजा मतलब कि प्रांतपति था। निग्रोथ एक नाम मिलता है। निग्रोथ नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ऐसा बोला जाता है कि अशोक को जो है निग्रोथ ने दीक्षित किया था। और ये कहाँ से पता चलता है? दीपवंश और महावंश के अनुसार, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है ना दीपवंश महावंश, वहीं उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, ये दिव्यावदान के अनुसार। तो अलग अलग बौद्ध धर्म ग्रंथ जो हैं अलग अलग जानकारी देते हैं। देखो हुआ ये कि ये जो निग्रोथ है ना, ये जो अशोक के जो बड़े भाई थे सुसीन, जिसकी हत्या अशोक ने की थी, तो जो सुसीन है उसका बेटा था ये निग्रोथ। और जब अशोक ने काफ़ी मारकाट मचाया, अपने भाइयों को मारा, तो जो निग्रोथ है इसने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। छोटा बच्चा था तो बौद्ध धर्म में इसको दीक्षित किया होगा। और कहते हैं कि जब अशोक ने निग्रोथ को देखा तो उससे काफ़ी प्रभावित हो गया कि ये छोटा बच्चा इस तरह से क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और बाद में फिर उपगुप्त के द्वारा अशोक जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया, ऐसा कहा जाता है। बाकी आप ये ध्यान में रखेंगे कि किस ग्रंथ में क्या कहा गया है। जैसे कि दीपवंश और महावंश में बोला गया कि निग्रोथ नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वैसे ही दिव्यावदान इसमें बोला जा रहा है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। भेरी घोष मतलब क्या होता है? देखो युद्ध के टाइम पर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, तो वो जो शंखनाद किया जाता है युद्ध के पूर्व, तो वही जो है भेरी घोष। तो यहाँ पर अशोक ने जो है भेरी घोष, युद्ध का भेरी घोष, उसके स्थान पर क्या किया? धम्म घोष को अपनाया। अशोक का धम्म, तो जो धम्म है, धम्म शब्द जो है पाली भाषा का शब्द है। धम्म विजय के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। धम्म विजय, धम्म जो है कोई धर्म नहीं है, ये एक तरह से जो आदर्श जीवन व्यतीत करने के कुछ नियम, कुछ तरीके हैं, वही क्या है? धम्म है। धम्म की मैंने अलग से अच्छे से डिटेल में व्याख्या की हुई है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो उसका अलग से वीडियो। आगे बढ़ते हैं। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई, जिनमें से जो तीसरा वाला है वो अशोक के समय में हुआ था, लगभग 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। और इसमें क्या खास हुआ था? तो भाई अभिधम्म पीटक का संकलन हुआ था। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म संबंधी जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उसको पीटक कहा जाता है, जिनकी संख्या 3 है। त्रिपीटक बोला जाता है ना, विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम्म पीटक। जो विनय पीटक और सूत पीटक है उसका संकलन जो है प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ। और जो तीसरा पीटक है अभिधम्म पीटक, इसका संकलन हुआ तृतीय बौद्ध संगीति में। तृतीय बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु भारत के बाहर भी धर्म प्रचारक भेजे गए। और अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, कौन कौन थे भाई? महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को उसने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा। मतलब इसने ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को ही भेजा, अपने बच्चों को भी इसने भारत के बाहर भेजा। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के विषय में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। तो अशोक के अभिलेख खोजने का श्रेय टी कैंथलर को जाता है। 1750 में टी कैंथलर नामक एक अंग्रेज ने जो है अशोक के पहले अभिलेख को खोजा। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और कुछ खरोष्ठी लिपि में, ग्रीक अरमाइक लिपि में भी प्राप्त हुआ है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो मुख्यतः 4 भाषाओं में प्राप्त हुए हैं, 4 लिपियों में, माफ़ी चाहूँगा, 4 लिपियों में प्राप्त हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों की है, उसके बाद खरोष्ठी, उसके बाद ग्रीक और अरमाइक। कई बार जो है ग्रीक और अरमाइक को एक ही श्रेणी में ले लिया जाता है, तो लिपियों की संख्या 3 हो जाती है।
अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत होती थी। तो भाषा प्राकृत और लिपि क्या होती थी? ब्राह्मी। मुख्य लिपि ब्राह्मी, बाकी तीन। उसके बाद देखिएगा, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। देखिए क्या है कि जो अशोक के अभिलेख हैं भाई, वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था, लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। अब वो जो लिपि थी ना, वो सालों पहले लगभग कहीं ना कहीं खो चुकी थी, तो लोग उसको भूल चुके थे, तो उसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हुआ। 1750 में भले ही अभिलेख खोज लिया गया था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था। 1837 में जो अपने जेम्स प्रिंसेप है, इसको जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं, अशोक के अभिलेखों को थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल में तो नहीं जाएंगे। तो अशोक के 14 वृहद शिलालेख जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये ना मुख्यतः अशोक के 14 लेख हैं जिसमें अशोक ने अपनी प्रजा को संबोधित किया है। ये 8 स्थानों से मिले हैं। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये दोनों जो हैं पाकिस्तान में हैं और दोनों खरोष्ठी लिपि में है। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी, ये जो खरोष्ठी लिपि है, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे अरबी जो उर्दू होता है ना, उर्दू कुछ उस टाइप से लिखा जाता था, ये खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं। उसके बाद ये जो कालसी है, गिरनार है, धौली है, जौगढ़ है, एररगुड़ी, सुपारा, ये सब कहाँ पर है? भारत में है। और ये सभी जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ये सभी जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए प्राप्त हुए हैं। ये किन किन राज्यों में है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो कालसी है, ये आपके उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है। गिरनार जो है गुजरात में है। धौली और जौगढ़ दोनों उड़ीसा में है। एररगुड़ी आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है सोपारा महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखना है, टोटल 8। और इनमें क्या दिया हुआ है? अशोक के 14 लेख, या फिर इसको हम लोग अशोक के 14 राज्याधीश भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अशोक के लघु शिलालेख। तो अशोक के काफ़ी सारे लघु शिलालेख भी मिले हैं। रूपनाथ, ये जबलपुर का प्राचीन नाम रूपनाथ मिलता है। जबलपुर को प्राचीन समय में रूपनाथ बोला जाता था। गुर्जरा, ये दतिया मध्य प्रदेश में है। भबरूगढ़, ये जयपुर राजस्थान में है। सहसाराम, ये बिहार में है। सहसाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, झील के अंदर। उसके बाद मास्की, ये रायचूर कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी, ये चित्रदुर्ग कर्नाटक में। उसके बाद देखिएगा सिद्धपुर ये ब्रह्मगिरी के निकट है। ब्रह्मगिरी कहाँ पर? कर्नाटक में। उसके बाद जटिंग रामेश्वर ये भी ब्रह्मगिरी कर्नाटक। एररगुड़ी आंध्र प्रदेश में। गोवीमठ ये मैसूर कर्नाटक। उसके बाद देखिएगा पालकीगुंड मैसूर कर्नाटक। उसके बाद राजुल मंडगिरी ये आंध्र प्रदेश। अहरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और याद रखिएगा। अशोक के स्तंभ लेखों की बात करें तो 7 स्थानों पर 7 स्तंभ लेख मिले हैं, जो कि 6 स्थानों पर जो प्रयाग स्तंभ लेख है ना, प्रयाग स्तंभ लेख जो कि इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, पहले ये कौशाम्बी में था। तो इस प्रयाग से अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं। प्रयाग से जो है 2, पहले और दूसरे जो है प्रयाग से मिले हैं। उसके बाद दिल्ली टोपरा ये फिरोज शाह कोटला में स्थित है। दिल्ली में है ना फिरोज शाह कोटला, जिसका निर्माण तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसके बाद दिल्ली मेरठ, ये भी फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है। लौरिया अरराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों जो हैं चंपारण के बिहार में हैं। चंपारण वही जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। उसके बाद ये याद रखेंगे आप लोग, ये जो दिल्ली टोपरा है ना, ये टोपरा अलग स्थान का नाम है, मेरठ अलग स्थान का नाम है। तो ये जो दोनों स्तंभ लेख हैं, ये दिल्ली टोपरा वाला पहले टोपरा में था, दिल्ली मेरठ वाला पहले मेरठ में था। तो हुआ ये था कि इन दोनों स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से निकलवा करके ना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ला करके स्थापित करवाया। ये ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा गया है कि अशोक के किस अभिलेख को किस सुल्तान ने किस स्थान पर स्थापित किया। तो भाई फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। ये 14वीं शताब्दी की बात है, तो काफ़ी बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ दूसरे लघु स्तंभों की बात करें तो सांची काफ़ी प्रसिद्ध
प्रसिद्ध है जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है। सारनाथ ये भी काफ़ी विख्यात है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कौशाम्बी ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद रुक्मिनदेही ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि नेपाल की तराई में मिला है। निगिलवा ये भी नेपाल की तराई से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक अभिलेख जिसको सार ए कुन्ना या कंधार शिलालेख बोला जाता है, सार ए कुन्ना या फिर कंधार शिलालेख, ये द्विभाषी अभिलेख है। द्विभाषी मतलब इसमें जो है दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है, एक ग्रीक और दूसरा आर्मेयिक। उसके बाद देखो सभी शिलालेखों का विषय प्रशासनिक था, केवल रुक्मिनदेही का विषय आर्थिक था। रुक्मिनदेही जो कि नेपाल की तराई से प्राप्त हुआ है, तो इसमें जो है अशोक के समय के आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। तो अशोक जब बौद्ध धर्म संबंधी स्थलों का भ्रमण कर रहा था, तो जब वो इस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, कर में कटौती की थी, तो उसका इसमें उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखिएगा महास्थान अभिलेख से काकड़ी सिक्के का उल्लेख मिलता है। काफ़ी बार पूछा गया है काकड़ी सिक्के, महास्थान अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलता है। धौली और जौगढ़ शिलालेख को पृथक कलिंग अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, और उड़ीसा जो है प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र ताम्रपत्र शोहगोरा अभिलेख। देखो अशोक के जितने भी अभिलेख मिले ना, सब पत्थर पर लिखे गए हैं, लेकिन एक अभिलेख वो जो है ताम्रपत्र, मतलब कि तांबा का जो पत्र होता है, तांबा का जो ऐसा स्लेट वगैरह कुछ भी प्लेट, तो उसमें लिखा गया है सोहगौरा अभिलेख। ध्यान रखना, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। मतलब जो अशोक जिसने अपना संदेश अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया, तो ये आइडिया उसको कहाँ से मिला, तो ईरानी शासक, ईरान जो है ना जिसको फारस भी बोला जाता है, तो ईरानी शासक डेरियस जिसको भारत में दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है, तो इससे यह आइडिया अशोक को मिला होगा। ध्यान में रखेंगे, काफ़ी बार पूछा गया है। एररगुड़ी अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसे ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों में पढ़ा जा सकता है। एररगुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से मिला है। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये ऐसा बोला जाता है कि अशोक ने जो है 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, और कालांतर में जो पुष्यमित्र शुंग था, जो शुंग वंश का संस्थापक जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की, तो उस पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त कर दिया, तो ये बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, ये बौद्ध धर्म ग्रंथों में ही ऐसा लिखा गया है। तो सांची हो गया, भरहूत हो गया, धर्मरंजिका हो गया, ये सब जो है अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप थे, जो कि आज भी देखने को मिलते हैं। अब इसी के साथ जो है आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।